हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 को और सब्जेक्ट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग चैप्टर नंबर 9 का वो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स को। दोस्तों, हम लोगों ने इसका पार्ट 1 किया था और उसके बाद दीपावली आ गई थी। दीपावली को हम लोगों ने काफी ठीक ठाक छुट्टियां मनाई और अच्छे से आप भी दीपावली को सेलिब्रेट किए होंगे। तो आफ्टर दीपावली या दिवाली वी विल मीट द चैप्टर नंबर 9 इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखते हैं हम लोग इसमें क्या कुछ खास है। दोस्तों, हम लोग आपको थोड़ा सा कुछ सेकंडों में क्या करते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में क्या देखा था और क्या पढ़ा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है ये हमने बताया था और हम लोगों ने समुद्रगुप्त को जो कि एक उनकी जो लेगेसी है उसको हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया था। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। दोस्तों, अभी तक जो इस चैनल पे या इस वीडियो को भी उन्होंने क्लिक किया है वो क्या करेंगे, अगर पहले वाले पार्ट को नहीं देखा दोस्तों उसको भी जाके देखें, जिससे आपको सारा जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि लिंक होता चले। दोस्तों, चलिए हम लोगों ने बता दिया कि भाई जो भी ने लास्ट वन पार्ट 1 को नहीं देखा होगा वो देख लेगा। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने एक जो है कि एक भारत का मैप यहाँ पे ड्रा किया है। इसमें जो है कि हम कुछ लोकेशन को ड्रा करने का प्रयास किया है। अगर आपको विजिबल नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते जाइए। आपके पास से आपके रूम में आपके स्टडी टेबल पे एक ऐसा भारत का मानचित्र जरूर होगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा डायग्राम, आपके पास एक जो है कि मैप ऑफ इंडिया होगा या आप ड्रा कर सकते हैं। आप अपने क्लास 6 और एनसीईआरटी के देखेंगे तो वहीं से मैंने चित्र को यहाँ पे उठाया है, वहीं से फिगर को मैंने यहाँ पे लोकेशन को यहाँ पे ड्रा करने का प्रयास किया। दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के टेरिटरीज को, यानी समुद्रगुप्त का कौन कौन सा क्षेत्र था, उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र को, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जिन्होंने उसको जीता था और जीतने के बाद उस क्षेत्र के साथ उन्होंने क्या वो डायरेक्ट रूल किया करते थे या उनके साथ कुछ ऐसा नया नेक्सस क्रिएट करते थे जो जिससे जो है कि उनका साम्राज्य जो है कि इजिली से कंटिन्यू होता रहे और वो जो है कि उस साम्राज्य का जो है कि जो रेवेन्यू हो या इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, पॉलिटिकल हो, उस तरह से उसका बेनिफिट यानी लाभ उठा पाते होंगे, उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपको पहले बताते हैं कि यहाँ पे जो कि एक हमने क्या लिखा है, गुजरात के, आज के गुजरात में यहाँ पे वल्लभी है। यहाँ देखेंगे भरूच है। भरूच जो है कि एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट यानी बंदरगाह है, वो भरूच है जो सूरत में आज के पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे हमने मथुरा लिखा है, ये कन्नौज लिखा है, ये उज्जैन लिखा है। हमने लास्ट वन वीडियो में बताया था, लास्ट वन चैप्टर में दोस्तों, उज्जैन का इंपॉर्टेंस ऑफ उज्जैन जो है कि हमारे भारत के जो है कि एंशिएंट इंडिया में कैसे महत्व रखता था। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ उज्जैन इन द एक्सपेडिशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर आप जो है कि अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस पे रूल करना चाहते हैं, तो उज्जैन का उस समय क्या अपना महत्व था, ये हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो पे दोस्तों बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हमने कवर कर रखा है। दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है प्रयाग, जिसको आज प्रयाग कहते हैं। इसी प्रयाग का जो कि पुराना नाम दोस्तों इलाहाबाद भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमने पटना लिखा है, पटना का नीचे एक नालंदा लिखा है, यहाँ पे आसाम है। दोस्तों, ये फिगर थोड़ा सा और ऐसे अंदर तक आएगा तो ये आपका बंगाल वाला रीजन है। क्या दोस्तों, बंगाल वाला रीजन है, इतना सा नहीं है, मतलब कि ऐसे फिगर होना चाहिए था।
तो ये आपका बंगाल वाला रीजन है। ये आपका कोस्टल रीजन है जहाँ पे आपको उड़ीसा, आंध्रा ये सब रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो कि चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी थी, और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी हुआ करता था। ये मतलब कि बात के देखेंगे जब हर्षा पीरियड का रहता है तो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिर भी यहाँ पे लोकेशन को उसका नाम दिया गया है तो वो हम लोगों ने देखने और समझने का बताते हैं। और एक बात यहाँ पे दोस्तों आज के कर्नाटका में देखेंगे तो यहाँ पे एक जो कि ट्रेड सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, उसका नाम है अहोल। अहोल इंस्क्रिप्शन का आप नाम सुने होंगे। अहोल जो कि एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था जहां से बहुत ही ह्यूज मात्रा में व्यापार हुआ करता था। ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ये चालुक्य डायनेस्टी के अंतर्गत आता था दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले आज का जो गंगा और यमुना का दोआब रीजन था, आज का जो गंगा और यमुना का दोआब रीजन है दोस्तों, इसको कहा जाता था आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? आर्यावर्त कहा जाता था। इसको जो है कि समुद्रगुप्त ने इसको इस आर्यावर्त को दोस्तों इस पे एक्सपेडिशन यानी इस पे चढ़ाई की, और इस पूरे रीजन को, इस गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है दोस्तों, इसको जीता। और जो कि जब जीतने के बाद दोस्तों इस पे जो है कि समुद्रगुप्त जो है कि डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, यानी आर्यवर्त बिकम द पार्ट ऑफ द गुप्ता साम्राज्य, यानी गुप्त साम्राज्य आर्यवर्त किसको कहा जाता था? आज का गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है दोस्तों, इसको आर्यवर्त कहा जाता था। अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त के समय आर्यवर्त में कितने राजा यानी कितने रूलर हुआ करते थे, इसमें समुद्रगुप्त ने पूरे 9 रूलर को दोस्तों इन्होंने हराया था। कितने? 9 राजाओं को हरा करके दोस्तों इस पूरे आर्यवर्त को जो कि अपने कंट्रोल में रखा। किसने? समुद्रगुप्त ने रखा था। दूसरी बात, ये बात यहाँ से स्पष्ट हो गई, आर्यवर्त इसको जो कि इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा। दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, ये जो है कि हमने साउथ इंडिया के कुछ ऐसे डॉटर बड़े बड़े डॉटर में दिखाया दोस्तों, इस पूरे रीजन को दोस्तों इसको इन्होंने जब इसको इस एक्सपेडिशन को इन्होंने दक्षिणापथ कहा। क्या कहा दोस्तों? दक्षिणापथ कहा। यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे पूरे कितने यहाँ पे इसके कितने रूलर थे? पूरे 12 राजाओं को यहाँ पे हराने के बाद, यहाँ पे कितने 12 राजा को हराने के बाद दोस्तों इसको पहले ये उन्हें जो 12 राजा थे वो सरेंडर किए, डिफीट होने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिए। और सरेंडर होने के बाद आर्यव्रत की तरह दोस्तों समुद्रगुप्त ने डायरेक्ट कंट्रोल ना कर करके इन्हें जो है कि स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? स्वतंत्र कर दिया। लेकिन वो क्या करेंगे? उनके सब ऑर्डिनेट ही रहेंगे, अपने तरीके से आप अपना साम्राज्य चलाइए, लेकिन जब हमारी आपकी जरूरत, जब आपको मतलब कि हमारी जो है कि आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस समय आपको बुलाऊंगा, अब उससे आप अपना ट्रिब्यूट अब हम तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपका रेवेन्यू हमारे हिस्से का वो पहुंचाते रहेंगे। आप अपने तरीके से अपने साम्राज्य का, अपने समाज का, अपने पॉलिटिकल सिस्टम का कंटिन्यू रख सकते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे जो है कि नेक्सस इन्होंने बनाया। कौन? समुद्रगुप्त ने। अगर पूछा जाए आर्यवर्त और मतलब कि आर्यवर्त और दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त ने कौन सी पॉलिसी को यहाँ पे इनके पॉलिसी में क्या डिफरेंशिएट, क्या अंतर था, तो इसको जो है कि आर्यवर्त में समुद्रगुप्त ने डायरेक्ट कंट्रोल किया, लेकिन दक्षिणापथ में क्या किया? इसको पहले इस राज्य को पहले हराया, उसके बाद सब सरेंडर किए। जब ये हारने के बाद सभी राजा यहाँ पे जो 12 राजा थे सरेंडर किए। सरेंडर करने के बाद इसको जो है कि स्वतंत्र कर दिया गया, आप अपने तरीके से रूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया? हराने के बाद उसको अपने अंदर ले लिया और यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल बनाए रखा। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल को गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था, वो अपने स्वतंत्र हो गए थे। अपने समाज का, अपने जिस तरीके से उनका कल्चर था उस तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल कर बनाए रखने, और साउथ इंडिया का जो टेरिटरी हुआ करता था रफ डायग्राम है। कैसे है कि मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, वैली बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने यानी उतना इकोनॉमिकली जो है कि
आप वो नहीं, आप वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरी बात, यहाँ से कंट्रोल करना थोड़ा इनके लिए, डायरेक्ट कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी उनके जो भौगोलिक दृश्य था, वहाँ पे जो भौगोलिक इकाई थी वो उनके समीकरण के अनुसार नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये पॉलिसी अपनाया। दूसरी बात दोस्तों, जो हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉटेड करके बनाया, जैसे ये श्रीलंका और ये आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे भी समुद्रगुप्त ने, देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य को कैसा विस्तार कर रहे हैं, कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी पॉलिसी को अपनाया, यहाँ पे इन सारे साम्राज्य को हराने के बाद यहाँ के राजा के जो डॉटर हुआ करती, जो पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने ऐसा नेक्सस क्रिएट किया, यहाँ पे ऐसी पॉलिसी अपनाया, इनकी जो सुंदर कन्या होती थी, यानी उनकी जो राजाओं की बेटी होती थी, उन्होंने कहा आपको अपनी बेटी की शादी जो है कि गुप्त साम्राज्य के राजाओं से या उनके मतलब कि प्रिंसेस से आपको शादी, मतलब कि अपनी बेटी की शादी जो है कि गुप्त साम्राज्य के राजाओं या उनके प्रिंसेस से करनी होगी। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नेक्सस बनाया, कहाँ पे, वेस्टर्न में, आज का वेस्टर्न इंडिया में और श्रीलंका में, यहाँ पे जो हमने डॉटर डॉटर करके बनाया है, यहाँ पे यहाँ ये ऐसे नेक्सस, ये पॉलिसी यहाँ पे अपनाया कि अपनी बेटी की शादी जो है कि हमारे राजाओं के साथ या हमारे साथ या हमारे प्रिंसेस के साथ आपको शादी करनी होगी, उसके बाद अपना साम्राज्य चला सकते हैं। यहाँ पे सरेंडर, ये मतलब कि ये दक्षिणापथ आर्यवर्त के बारे में थोड़ा सा ये डिफरेंट था। यहाँ पे क्या करते थे, ये शादी वगैरह करके स्वतंत्र थे, आप अपने हिसाब से शादी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया, आप अपनी जो बेटी की शादी है हमारे साम्राज्य में, हमारे राजाओं के, हमारे प्रिंसेस के साथ ही आप शादी करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था दोस्तों। तो हर एक राज्य, जहां जहां पे देखेंगे आप कि हर एक राज्य में अपना उनका अलग पॉलिसी हुआ करता था। दक्षिणापथ का अपना अलग पॉलिसी था, आर्यव्रत का अपना अलग पॉलिसी था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उत्तर भारत की तरफ देखेंगे या फिर पश्चिम भारत की तरफ देखेंगे, उनका अपना अलग पॉलिसी हुआ करता था। और जो कोस्टल रीजन हुआ करते थे, जो कोस्टल आज का असम हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सब के क्षेत्रों के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाए, इनर स्टेट कहा गया, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट एंड फॉलोड ऑर्डर। इन्होंने कहा क्या, आप समय समय पर हर महीने जो है कि हमें अपना ट्रिब्यूट देंगे। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कुछ उपहार देते रहेंगे हर महीने, और जो है कि जो हमारे जो ऑर्डर होंगे उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करते रहना होगा। और ये ऑर्डर हम लोग लास्ट वन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है कि उस समय व्हाट्सएप या फिर जैसे मैसेंजर, जैसे आज की जो आपके मैसेज जो टूल्स हैं, उस समय ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो क्या हुआ करती थी उसमें, इंस्क्रिप्शन, मतलब कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों में इंस्क्रिप्ट कर उसको जगह जगह पे इंस्टॉल कर दिया जाता था, जिससे जो कि वो राजा की अपनी मतलब कि ऑर्डर उसमें फॉलो किया जाता था। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे से देखने और समझने का प्रयास किया। और एक बात बताता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए गुप्त साम्राज्य के, क्या पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है हमको ज्यादा किन चीजों से जानकारी मिलती है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, इनको जो है कि ज्यादा इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, इनके कॉइन्स, इन्होंने बहुत प्रकार के सिक्के चलवाए। क्या दोस्तों चलवाए, जैसे समुद्रगुप्त ने एक वीणा, वो समुद्रगुप्त ने एक ऐसा सिक्का चलवाया जिसपे वो अपने आप को दर्शाते हैं कि वीणा बजाते हुए, देखो वीणा बजाते हुए वो एक सिक्के चलवाए, जिससे पता चलता है कि उनके बारे में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में या उनकी इकोनॉमिकल या और उनकी सोशल, ये सारी बातें वहां से हमको जानकारी देखने को मिलती है। और हमने प्रशस्ति के बारे में बताया इंस्क्रिप्शन से, और इनके जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जैसे समुद्रगुप्त द्वितीय थे, जो समुद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, इनके राज में जो कि नौ रत्न हुआ करते थे, नौ रत्न हुआ करते थे उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में नवरत्न सुशोभित हुआ करते थे। उनकी अपनी अलग अलग हर एक जो है कि जैसे उसमें से, जैसे आप देखिए कालिदास, जैसे आप नवरत्न अकबर के समय भी हुआ करते थे, सबका अपना अलग अलग कार्य हुआ करता था। कोई जो कि स्कल्पचर हुआ करता था, किसी का काम होगा पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक कोई काम का, कोई आर्किटेक्चर होगा, कोई इकोनॉमिकली मतलब होगा, कोई प्ले होगा, कोई नाटक का, कोई, ये सब चीज हर एक अपना नवरत्न जो हुआ करते थे, इनका अपना अलग कार्य क्षेत्र हुआ करता था, अपना एक अलग परंपग हुआ करता था,
यानी वो एक उस क्षेत्र में अपना महारत हुआ करते थे, ऐसे वो सब चीज अपना डिवाइड हुआ करता था। समुद्रगुप्त के बारे में इतनी, समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि और कुछ क्या खास इस चैप्टर में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे सेकंड वन हेडिंग है दोस्तों जीनियोलॉजी। यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, जीनियोलॉजी, जिसका मतलब होता है वंशानुगत। क्या होता है दोस्तों, वंशानुगत होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंशानुगत। जैसे दोस्तों हिंदी में देखेंगे वंश मतलब कि उनके वंश के लगातार जो रूलर हुआ करते थे, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, वंशानुगत जीनियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ये आपको, ये हमको कहाँ पे जानकारी मिलती थी, जो प्रशस्ति हुआ करती थी, प्रशस्ति का मतलब प्रेज ऑफ द रूलर, यानी जो अपने जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जो उस राजा के दरबार में जो दरबारी हुआ करते थे, जो कवि दरबारी हुआ करते थे, अपने राजा के मतलब कि अपने राजा का गुणगान करने के लिए जो बातें लिखते थे उसी को प्रशस्ति कहा जाता था। इसी प्रशस्ति में दोस्तों उनके जो राजा का जो वंशानुगत होता था, मतलब एक राजा के बाद कौन राजा बना, उसके बाद कौन बना, ऐसे जो जीनियोलॉजी वो करता था उसको प्रशस्ति में बहुत मतलब कि ज्यादातर प्रशस्ति में उसको दर्शाया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से जैसे देखो देखेंगे हम समुद्रगुप्त के जो पहले रूलर हुआ करते थे, समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर को, फिर इनके फादर को, फिर इनके सभी राजाओं को मतलब कि दर्शाया गया है। जैसे इनके जो फादर थे वो थे समुद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे, समुद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त थे, तो उनको भी दर्शाया गया। और समुद्रगुप्त के फर्स्ट को भी दर्शाया गया, समुद्रगुप्त के जो फाउंडर थे उनको भी दर्शाया गया, श्रीगुप्त को। इस प्रकार से जो प्रशस्ति हुआ करते थे, इनके वंशानुगत जो रूलर हुआ करते थे उनको दर्शाया जाता था। जैसे अगर मैं कहूँ समुद्रगुप्त के जो पिता थे, इनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड था। क्या नाम था दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड था। अच्छा, इनकी मम्मी का क्या, इनकी वाइफ का क्या नाम था, कुमार देवी था। जो दोस्तों इनका जो कि इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान है। अच्छा दोस्तों, इन्हीं समुद्रगुप्त से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो समुद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, ये गुप्त वंश के बहुत ही ये पहले एक ऐसे राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि पहले इन्होंने ग्रहण की थी, उपाधि धारण की थी। और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज के उपाधि धारण की थी, लेकिन इनकी जो पत्नी कुमार देवी है। दूसरी बात, समुद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि विक्रम संवत का, अच्छा विक्रमादित्य जो है कि दोस्तों किसी राजा का नाम नहीं है, जो कि टाइटल है क्या, जिसे महाराजा धीराज ये एक टाइटल धारण किया। तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि इन्होंने शक संवत का शुरुआत किया था। क्या दोस्तों, शक संवत का इन्होंने शुरुआत किया था। जो शक को जो कि शक संवत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शक के रूलर थे, यानी जो शक के राजा थे उनको डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद जो है कि एक नया संवत के स्टार्ट किया, जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए शक संवत कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो शक संवत जो है कि दोस्तों 58 बीसी में स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों, 58 बीसी में। अच्छा, इन्हें चंद्रगुप्त को दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि ये टाइटल है दोस्तों। आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप अभी तक हमने जितनी बातें बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आपके दिमाग में, आपके जहन में छप गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होगी दोस्तों, आप क्या करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जो कि कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपकी अंदरूनी की बातों को भी मैं समझ सकूं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये दोनों काम जो करने के बाद जो लोग अभी तक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया है, थोड़ा सा अपनी उंगली को दर्द करेंगे और अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे और सारे वीडियो को आप शेयर करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी शेयर करें, जिससे हमारा और आपका कनेक्टिविटी और स्टैंडर्ड हो और मजबूत से बढ़े, और जो कि ये थोड़ा सा और हमारी भी मोरल थोड़ा सा मोरल जो है कि वो हमारी स्टैंडर्ड हो दोस्तों। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।
आज हमारी वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।